नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश भर की तमाम खबरों के साथ नवनिर्वाचित गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आज रखा गया है, जहां भूपेंद्र पटेल आज सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल और शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गुजरात के गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और शपथ ग्रहण में अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। गुजरात के सीएम के रूप में भूपेंद्र पटेल का ये दूसरा कार्यकाल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत दोपहर 2 बजे शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री पद की। राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। गांधीनगर में नए सचिवालय के पास ये पूरा कार्यक्रम आज रखा गया है और जहां पर आपको बता दें कि ये भी जानकारी सबको मिल रही है कि कुछ नए चेहरे, कुछ नए मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। तो देखना होगा वो कि भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में आखिर कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में आज भूपेंद्र पटेल शपथ लेते हुए नजर आएंगे। राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे। दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम आज रखा गया है। गुजरात के गांधीनगर के पास जो नया सचिवालय है उसके पास में ये पूरा कार्यक्रम आज रखा गया और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी संवाददाता जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त लगभग पूरी की जा चुकी हैं? देखिए, हम बात करें तो आज जो भूपेंद्र पटेल है वो गुजरात चली गई है। जो भी जिन जिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, चाहे उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, वो सभी लोग लगभग वहां पे पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली से सीधे गुजरात पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कुछ नए युवा चेहरों को भी कहीं ना कहीं इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कई नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुराने भी तमाम नामों को बदला नहीं गया है, यानी कि पुराने चेहरों को भी कहीं ना कहीं आज तरजीह दी जाएगी। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है पीयूष के नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, कई नामों पर चर्चा चल रही है, चाहे हार्दिक पटेल की बात करें या कई और भी नाम है। तो हालांकि देखना होगा, क्योंकि 17 से 18 जो चेहरे हैं आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और वो भी शपथ ले सकते हैं। तो वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार बनाती है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं किसी राज्य में बहुमत मिलता है तो परिवर्तन जरूर होता है। तो ऐसे में देखना होगा कि गुजरात में किन किन चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भरोसा जताती है, क्योंकि आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो वो जातिगत समीकरण भी सेट करना होगा। तो ऐसे में देखना होगा किन जाति के ज्यादातर जो लोग हैं उनको तरजीह दी जाती है या क्या कुछ समीकरण सेट कर भारतीय जनता पार्टी अपना मंत्रिमंडल तैयार करती है। तो ऐसे में गुजरात की अगर हम बात करें तो जहां पे ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है वहां पे तमाम पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी गई है। गुजरात बीजेपी को लगातार बधाई संदेश जो है वो मिल रहे हैं पोस्टर के माध्यम से, और वहां पे ज्यादातर जो संख्या में कार्यकर्ता हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला फिलहाल जारी है। ठीक है, चलिए आप लगातार बने रहिए पीयूष, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर नवनिर्वाचित सांसद डिम्पल यादव ने लोकसभा में सांसद पद की आज शपथ ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शपथ ग्रहण में आज शामिल हुए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शपथ दिलाई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज नवनिर्वाचित सांसद डिम्पल यादव ने आज शपथ ली है लोकसभा में।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सभी सांसदों की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर, उनका जो आवास है वहां पर यह बैठक होगी। साथ ही आपको बता दें कि आगे की कार्य समिति और अन्य विषयों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली के, जहां पर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की कोर्ट में आज पेशी हुई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर तक के लिए फिलहाल अब सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये सुनवाई हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज ये सुनवाई हुई है। जैकलीन फर्नांडिस आज कोर्ट में पेश हुई और अब अगली तारीख दे दी गई है कोर्ट की तरफ से। 20 दिसंबर तक के लिए ये सुनवाई स्थगित की गई है। अब 20 तारीख को दोबारा सुनवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर हम बात करें तो महासुकेश चंद्रशेखर केस के मद्देनजर आज बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं जैकलीन फर्नांडिस, उनके खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और तमाम विषयों को आज रखा गया है कोर्ट में। आज सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि आप हाई प्रोफाइल नामों का जिक्र करने से परहेज करें। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी से कहा कि हम आपको अपनी बहस पूरी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको अपनी बहस शुरू करनी चाहिए ताकि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो सके। सब तमाम विषयों को लेकर आज चर्चा हुई है। ईडी के एक वकील ने अपना पक्ष भी रखा है और उन्होंने कहा कि आप आरोपियों का ठगी का तरीका और इनके काम करने का ढंग देखिए, किस तरीके से सर्वोच्च अधिकारियों के कार्यालय के नाम पर ये लोग संपर्क करते थे। तो निश्चित तौर पे अलग अलग जो दलीलें हैं वो दी गई है। जैकलीन फर्नांडिस के वकील की ओर से कोर्ट से कहा गया कि अगर यहाँ आरोपी व्यक्तियों के लिए उनका मामला तय हो जाता है तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी, यदि नहीं तो एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो निश्चित तौर पे आज की अगर हम बात करें तो यही सब बातें हुई है और इस पूरी सुनवाई के बाद जो पटियाला हाउस कोर्ट है उसने इस पूरे सुनवाई को 20 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से महाठग सुकेश और जैकलीन का कनेक्शन निकलकर सामने आया था, उसके बाद एक दिल्ली में सुनवाई चल रही है और लगातार जैकलीन फर्नांडिस जो है वो इसमें हिस्सा ले रही हैं और देखना होगा कि जब 20 दिसंबर को फिर से सुनवाई होती है तो कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला देता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब नजर डालते हैं राजस्थान की खबरों पर। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बावई से शुरू हुई। इसमें प्रदेश भर की महिलाएं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कदम से कदम मिलाएंगी। 12 दिसंबर को सिर्फ महिलाएं ही पदयात्रा में चलेंगी, यानी कि आज सिर्फ महिलाएं पदयात्रा में शामिल होती नजर आएंगी। महिला शक्ति पदयात्रा इसका नाम दिया गया है। और इसके बाद आज ही भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भी प्रवेश कर जाएगी। बता दें कि बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रहने वाली है और ऐसे में प्रियंका गांधी के इस यात्रा में भी शामिल हुई हैं। सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए आज पहुंच सकती हैं, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है।
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा जिले में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 75.80 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। साथ ही नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्षेत्र में ईएचवी पावर लाइनों को शिफ्ट करवाने के लिए भी लगभग 40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान की भी आज स्वीकृति दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार कोटा में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 120.80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 45 करोड़ रुपए नगर विकास न्यास कोटा और शेष 75.80 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। और चलिए अब नजर डालेंगे महाराष्ट्र की खबरों पर। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे खोपोली के पास भयंकर हादसा आज हुआ। छात्रों से भरी हुई एक बस पलट गई। इस हादसे में 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें कई छात्र घायल भी हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गौरतलब है कि मुंबई के चेंबूर इलाके में एक कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र खोपोली में पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे, तभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बस हादसे का शिकार हुई। हादसे के वक्त बस में 48 जो छात्र हैं वो सवार थे। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर छात्रों से भरी हुई ये बस अचानक पलट गई है। ये बस हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में 2 छात्रों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। तो अस्पताल में फिलहाल घायल छात्रों को भर्ती कराया गया है, जहां पर इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर छात्रों से भरी हुई ये बस अचानक पलट गई। वहीं महाराष्ट्र में निर्भया फंड से खरीदी गई एसयूवी को एकनाथ शिंदे विधायकों को Y+ सुरक्षा देने के लिए डायवर्ट करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि निर्भया कोष के तहत मुंबई पुलिस द्वारा खरीदे गए कई वाहन, जिनका उपयोग महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ने के लिए किया जाता है, उसको इस साल जुलाई से सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के सांसदों और विधायकों के लिए स्कॉट वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे। शाहरुख खान देर रात कटरा से भवन की ओर रवाना हुए और माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। शाहरुख खान ने पैदल ही माता वैष्णो देवी के दरबार में जाकर हाजिरी लगाई। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बदमाशों ने 20 मिनट के अंदर 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने फायरिंग भी की और 1.220 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। फायरिंग में पेट्रोल पंप का एक सेल्समैन छर्रे लगने से घायल भी हो गया है। एक साथ 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल पेट्रोल पंप पर वारदात के वक्त बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए, जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि एक कार में सवार होकर बदमाश किस तरह कर्मचारियों पर पिस्टल तानकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मानसा के सरकारी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत होने का मामला सामने आया। परिवार ने दोष लगाया है कि डॉक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिलीवरी करने की कोशिश की, जिसके कारण मां और बच्चा दोनों की मौत हो गई। परिवार ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर सरकारी हॉस्टल की एक्टिव सीएमओ डॉक्टर कमलदीप ने कहा है कि उन्हें दुख है कि माता और बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में परिवार और स्टाफ के बयान दर्ज कर जांच की जा रही है। ਅਸੀਂ ਰਾਤ 12:30 1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਲੰਘਾਈ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬੋਲੀ ਚੱਲੀ ਗਏ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਥੋਂ ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੇ 1 ਵਜੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਦੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਸਟਾਫ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਵੀਰਪਾਲ ਦਾ। ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਵੀਰਪਾਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਐਸਐਮਓ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, इनिशिएट कर देंगे इसमें। और चलिए अब नजर डालते हैं बिहार की खबरों पर। पटना में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों के हित में प्राइवेट मेंबर बिल बिहार विधानसभा के आगामी सत्र में लाने वाले हैं। दरअसल पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह बतौर किसान नेता किसानों के हक में लाना चाहते हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, परंतु ये एक विधायक के स्तर पर प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहते हैं। सरकार का हिस्सा होते हुए भी प्राइवेट मेंबर बिल लाने की घोषणा के साथ सत्ता और विपक्ष की नींद हराम हो गई। आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र, पशु विपणन और मंडी की स्थापना को लेकर ये बिल लाना चाहते हैं। मंडी की स्थापना के साथ किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो, मंडी में उनके रहने की सुविधा हो और किसानों को इन सुविधा के लिए कोई विशेष कर न देना पड़े। बिहार के छातापुर प्रखंड के राजेश्वरी पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 9 में प्रखंड प्रमुख आशिया देवी के द्वारा नारियल फोड़कर सड़क निर्माण का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार सरदार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किया जा रहा है। तो वहीं ग्रामीण श्रवण भगत ने कहा कि सड़क बन जाने के बाद हजारों लोग इससे लाभान्वित होंगे। सड़क निर्माण होने से यहाँ के ग्रामीणों को बहुत फायदा होगा। इस सड़क तो पहले 7-8 वर्ष पूर्व पहले बना था, लेकिन यहाँ पर सड़क में पानी लगता था, जिससे आने जाने वाले को बहुत कठिनाई होता था। इस सड़क निर्माण से यहाँ के आने जाने वाले हजारों लोग लाभान्वित होंगे। इस पंचायत के पंचायत समिति सब प्रखंड प्रमुख छातापुर आशिया देवी द्वारा यह निर्माण करवाया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा छातापुर प्रखंड में विभिन्न पंचायतों में कार्य कराया जा रहा है। जैसे कि श्री पूर्वी वार्ड नंबर 9 में सड़क जर्जर थी, उसमें बहुत सारा पानी लगते थे, तो माननीय प्रमुख जो है यहाँ का कार्य शुरू किया गया है। हम लोग पर्याप्त करते रहते हैं कि विभिन्न पंचायतों में कार्य किया जाए विकासात्मक काम, और ये सड़क बनने से बहुत सारा पंचायतों का आना जाना, बहुत सारा लोगों को लाभान्वित। कटिहार के बारसोई प्रखंड स्थित बालूहाट में इदारे शरिया पटना की जानिब से कटिहार में जिला स्तरीय तहरीके बेदारी और इस्लाह कॉन्फ्रेंस की गई, लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने शिरकत की। गौरतलब है कि मौजूद मौलानाओं को संबोधित करते हुए जदयू नेता गुलाम रसूल ने कहा
कि पूरे देश में सुरक्षा के लिए SC ST एक्ट की तरह मुसलमानों की सुरक्षा के लिए भी इस्लाम सुरक्षा एक्ट बने। वहीं भागलपुर सोलंकी डिफेंस एकेडमी शिक्षण संस्थान के छात्रों ने तहलका मचाया है। सोलंकी डिफेंस एकेडमी शिक्षण संस्थान द्वारा बिहार फायरमैन की तैयारी करवा रहे 42 छात्र छात्राओं में से 20 लड़की और 15 लड़कों ने बाजी मारकर भागलपुर सहित शिक्षण संस्थान का नाम रोशन किया। सफल छात्र छात्राओं द्वारा सोलंकी डिफेंस एकेडमी शिक्षण संस्थान के निदेशक से आशीर्वाद प्राप्त किया। संस्थान द्वारा सफल सभी छात्रों को फूल माला से स्वागत करते हुए मिठाइयां खिलाई। इस दौरान सोलंकी डिफेंस एकेडमी शिक्षण संस्थान के निदेशक रंजीत सिंह ने कहा कि ये संस्थान सदैव 100% परिणाम के लिए जाना जाता है। मेरा बिहार पुलिस फायरमैन में रिजल्ट हुआ है और इस बार यहाँ पे हम सोलंकी डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किए थे। पिछले बार तो घर पे तैयारी किए थे तो नहीं बन पाया था मेरिट, तो इस बार पता चला यहाँ के बारे में, यहाँ क्योंकि यहाँ पे हमेशा 100% रिजल्ट अच्छा आता है, इसलिए यहाँ पे ज्वाइन किए और एक बार में मेरा सिलेक्शन हो। कल के रिजल्ट में सोलंकी बिहार भागलपुर में वह रिकॉर्ड तोड़ा है कि 45 में 35 का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे गर्ल्स भी यहाँ पे खड़ी हैं और बॉयज भी खड़े हैं। कुछ लोग कुछ दूर जाने के कारण वो नहीं आ पाए हमारे बीच में, और ये मैं मीडिया कर्मियों को सभी को बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने सोलंकी के सामने यह रिजल्ट को जो देशवासियों को दिखाते हैं, मैं इसके लिए सबसे पहले आप लोगों का आभारी हूं। और हर बार रिजल्ट सोलंकी जब से यहाँ पे आए भागलपुर में, हर बार 100 में 100 रिजल्ट दिया है। बिहार के किशनगंज जिला अंतर्गत टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र में गैस वेल्डिंग के दौरान अचानक आग लग गई और बताया जा रहा है कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं टेढ़ागाछ थाना के पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह से गैस वेल्डिंग की चिंगारी पेट्रोल पंप की बोतल पर गिरने से बताई जा रही है। बता दें कि आग लगने से लाखों का नुकसान और 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। सहरसा के भेंडब्रस नगर स्तरीय सहकारी समिति के द्वारा स्टेडियम परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें फुटपाथ विक्रेताओं ने बताया कि स्वयं से निर्मित फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा दुकान को खोला जाए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के निर्णय को जमीन पर लागू किया जाए, फुटपाथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम जमीन पर लागू किया जाए। धरना को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव परमानंद ठाकुर ने कहा कि फुटपाथ दुकानदारों के लिए कानून बना हुआ है, फिर भी प्रशासन के द्वारा शोषण जारी है। देवधा दक्षिणी पंचायत के उसराही गांव के कमला शाखा नहर उगाही के कारण खेत में जाने का रास्ता बंद हो गया है, जिसके कारण समाज सेवी ब्रजकिशोर यादव के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने उसराही गांव स्थित नहर पर अनिश्चितकालीन जन आंदोलन का आगाज किया। जन आंदोलन स्थल पर मौजूद किसानों ने जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसराही गांव के दर्जनों किसानों का खेती योग्य भूमि कमला शाखा नहर के उत्तर दिशा की ओर है। इन दिनों विभाग के द्वारा नहर उगाही कार्य कराया जा रहा है, जिस कारण खेत तक जाने का रास्ता बंद हो गया है। सरकार और विभाग को हम अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि आप इस लड़ाई को इस तरीके से न लें कि जिस तरीके से दूसरे लोग कोई धरना प्रदर्शन कर देते हैं, उनकी मांग नहीं मानी जाती और वो उठ के चले जाते हैं। मैंने कह दिया है कि इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम पार्टी के लोगों के द्वारा धीरे धीरे समर्थन प्राप्त होते जा रहा है और लगातार समर्थन बढ़ता जाएगा। सिर्फ हम सरकार से चाहते हैं हमारी जो मांगे हैं उनको और इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि यह लड़ाई मूलभूत सुविधाओं के साथ है। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।